अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम केस सेटल होते हुए हमने देखा और वो केस था ताहयात नाअहली के हवाले से। मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल इस केस से जुड़ा हुआ था। जहांगीर तरीन साहब भी इस केस का यकीनन फ़ैसले का इंतज़ार तो कर रहे होंगे और फ़ैसला जो हमने देखा, जो आज 7 रुकनी बेंच ने सुनाया 6-1 की अक्सरियत से, वो फ़ैसला यही सामने आया कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले हमने देखा था कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम सामने आई थी जिसके तहत ये चीज़ सेटल हुई कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, वही प्रिवेल होती हुई दिखाई दे रही है और 6-1 से ये फ़ैसला सामने आया। और अब देखना यही है कि मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या इसके बाद वो रफ्तार पकड़ती है जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है कि लगता यही है कि नून लीग को इशारा मिल चुका है कि इंतखाबात वक्त पर नहीं होने, इसीलिए ये डिले जो है उन्होंने रेकनसाइल कर लिया है और पॉलिटिकल एक्टिविटी उस तरह से वो नहीं कर रहे। लेकिन अगर देखा जाए पीटीआई के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ये क्लेम करता है कि 76% कागजात मंजूर हो चुके हैं। आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी अदालत में समाअत हुई और जो तमाम तर शिकायत थीं खोसा साहब की और हामिद खान साहब के हवाले से भी वो शिकायत कोर्ट ने सुनी। लेकिन जो चीज़ हमने देखी नून लीग के हवाले से भी वो ये थी कि इस सारी पॉलिटिकल फियास्को के अंदर कहा यह जा रहा है कि PMLN के अंदर भी डिस्कॉर्ड है। उसके अंदर भी कुछ लोग हैं जो शायद इस बात पर इख्तलाफ रखते हैं कि IPP से इल्हाक नहीं होना चाहिए, सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल इलेक्शन की एक्टिविटी उस रफ्तार से चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, जलसे नहीं किए जा रहे, या फिर जो आवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए सियासी पार्टियां रीच आउट करती हैं लोगों के साथ, वो इस पेस पर नहीं हो रहा। तो देखना यही है कि ये सारा इंतखाबी अमल जो कि अदलिया की दहलीज़ पर पहुँच कर ही किसी फ़ैसले के हतमी मसाइल तक पहुँचता है, वो कहाँ जाता है। 10 तारीख को समाअत जो है वो मुकर्रर की गई है बल्ले के निशान के हवाले से भी, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए ख़ासा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अगर वो निशान नहीं मिलता तो फिर एक कैओस होगा, हर हल्के के अंदर मुख्तलिफ निशान होंगे। इसी से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सीनियर सियासतदान एतजाज़ अहसन मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली का केस था आज सेटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। हाउ डू यू सी द डिसीजन? नहीं, डिसीजन तो बुनियादी तौर पे ये मुनासिब है और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होनी भी नहीं चाहिए फॉर सच माइनर ऑफेंस, और कोई इतना ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं थी इसमें बिल्कुल। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी एक और जगह भी बड़ी ज़रूरी है, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें इससे इफेक्ट कितने बंदे होंगे। ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी कुल 6, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और एक बलोच, समीउल्लाह और सनाउल्लाह बलोच और 3 और हैं कोई आई हेयर, मैं वो गिनती कर रहा था तो 3 और गालिबन फजल महमूद साहब के लिए अब 6 बंदों के लिए चीफ साहब ने बड़ी ये 3-4 रोज पहले ये कहा था कि ये केस बड़ा अहम है और इसको हमने ख़त्म करना है और इसको सुनना है और 10 तारीख से पहले फैसला देना है। ओपन कोर्ट में जो टेलीवाइज भी हो रहा था, इतना रियली दी ओपन कोर्ट में उन्होंने आपने फरमाया। अब एक केस है जिसकी तरफ अदालत को देखने ध्यान नहीं दे रही और वो एक दिन ही रह जाएगा उसमें 6 करोड़ 60 मिलियन वोटर्स का इंटरेस्ट है और वो केस है जो इसमें ये निशान वाला है। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की बात कर रहे हैं। पार्टी से आप निशान ले रहे हैं जी कौन सा? नहीं, ये निशान जो बैट का, बल्ले का निशान है, ये इलेक्शन कमीशन ने एक जमात से ले लिया, किसी भी जमात को, बड़ी जमात को खासकर। आप तीर का निशान पीपल्स पार्टी से ले लें, आप शेर का निशान ले लें मुस्लिम लीग नवाज से, आप बल्ले का इसी तरह ले लें PTI से,
तो वो जमात ही मुंतशर हो जाती है। बल्ले के निशान का जो केस है इस पर भी आते हैं, लेकिन आप इन प्रिंसिपल तो इस चीज़ से एग्री करते हैं ना कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, और इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या दिखाई दे रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के अलावा? नहीं, इनकी वापसी और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस इसकी क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटीज को तो फायदा होगा यकीनन। हाँ, 6 आदमियों को उधर, मैं 12 करोड़ की बात कर रहा हूँ, कम से कम 6 करोड़ आधे उनमें से किसी को वोट देना चाहे तो करोड़ों में उधर है। इधर तो 6 आदमियों को, और बड़ी बहुत इस पे क्रेडिट ले रहे हैं फैसला करने वाले जुडिशरी। ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है जब तक ठीक है वो केस नहीं लगता जिसमें करो। अब देखो, 5 साल बाद एक गरीब आदमी को ये मौका मिलता है कि वो अपनी प्रेफरेंस नोट करा दे, अपनी एहतजाज या अपनी मोहब्बत, वो 5 साल बाद एक पर्ची से आप उसको वो भी नहीं लेने दे रहे हैं। और अगर ये 10 तारीख को फैसला ना किया सुप्रीम कोर्ट ने तो वो म्याद खत्म हो जानी है। वो बैलेट पेपर पे एक सिंबल ही नहीं आना एक बड़ी पार्टी का, उस पार्टी ने डिसॉल्व हो जाना है। जिसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है, और इलेक्शन कमीशन की कोई उसमें कुदरत ही नहीं है, कोई उसके पास इख्तियार ही नहीं है खत्म करने का। पर ये जिद्दी इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और जिद्दी इलेक्शन कमीशन ये इस तरह चल पड़े हैं जिस तरह फिरौन होते हैं, जिस पार्टी को चाहें। ये आज पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हर वक्त के लिए पॉलिटिकल पार्टीज विल बी हॉस्टेज टू द इलेक्शन कमिश्नर हु विल बी ओबेइंग सुपीरियर ऑर्डर। लेकिन एहतसाब की अगर हम बात कर रहे हैं, पार्टीज़ का बिल्कुल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ जो है वो तो यही क्लेम करता है कि हम नॉन पार्टिजान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 76% कागजात हमने तहरीक इंसाफ के मंजूर कर लिए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा कि और आपको क्या चाहिए, लतीफ़ खोसा को कहा कि 100% मंजूर कर लें कागजात आपके। तो तासुर तो इलेक्शन कमीशन ये दे रहा है कि ये एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। पर 76% एक सवाल उससे होना चाहिए था कि 76% किस पार्टी के कैंडिडेट्स थे? वो 76% 100% नून लीग के, ना सिवाय फहमीदा मिर्जा के और जुल्फकार मिर्जा के और 2-4 और सिंध से एक आध बलूचिस्तान से 100% नून के एक्सेप्ट हुए कागज, और 76% जो है ये 100% दूसरी पार्टीज के, नून के नहीं है। अच्छा, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। किस तरह कहता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हर जगह वो झूठ बोलता फिरता है। सही। और इसके अलावा एतजाज साहब, एक और अहम केस आज जो है वो ज़ेर बहस रहा, वो भुट्टो साहब के हवाले से था। इसमें चीफ जस्टिस ने ये सवाल भी किया कि कौन जिम्मेदार है भुट्टो साहब की हैंगिंग का, क्या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर सुप्रीम कोर्ट है? तो आपको लगता है कि सही डायरेक्शन में जा रहा है केस? वैसे आपने तो लिया नहीं ये केस, कुछ वजूहात की बिना पर आप डिस्कस कर चुके हैं इसको, लेकिन अब कहा यह गया है कि इलेक्शन होने के बाद इसको लगाया जाए तो बेहतर है, अभी इसको सेटल करना प्रायोरिटी नहीं है। ये तो प्रायोरिटी रहेगा हर वक्त हमारे ख्याल में, लेकिन मैंने तो इसलिए नहीं कि मैं प्रेसिडेंट का वकील था, और पहले माइकस था, फिर प्रेसिडेंट ने आसिफ जरदारी ने मुझे एज प्रेसिडेंट कर लिया। अब वो चाहते थे कि फारूक नाइक पेश हो, तो फारूक नाइक पेश हुए हैं। मैं तो समझता हूँ वो केस तो फोरगॉन कंक्लूजन है, उसमें तो ये सज़ा गो उस पर अमल हो, दरामद हो गया, अब इतने साल गुजर गए पर वो सज़ा ख़त्म की जा सकती है। और अमेरिका में तो इससे बड़े छोटे फ्लॉग पे भी ख़त्म कर दी जाती है, और पॉस्ट्यूमसली बाद अज मर्ग भी करते हैं वो। तो उसमें तो होना चाहिए। मुझे बस यही है कि मैं क्योंकि फारूक नाइक साहब आ गए हैं, सही, तो मैं उसमें वकील नहीं रहा, वरना मैं बिल्कुल करना चाहता था, पैशनेटली करना चाहता था। सही।
एतजाज़ साहब, इसके अलावा सेनेट में जो बड़ी डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड हमने देखी वो इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से जो करारदाद थी उसके हवाले से थी। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी दरख्वास्त दायर हो गई है, समात भी रवां हफ्ते किए जाने का इम्कान है। ये सेनेट में जो डेवलपमेंट हुई है इसके पीछे आपको क्या मुहर्रिकात लगते हैं? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं इसको, ठीक है ये? नहीं, वो तो इसके पीछे मुहर्रिकात तो बड़े सिंपल हैं और सिंपल थे कि ये इलेक्शन से को पोस्टपोन मुलतवी कराया जाए और कुछ इसमें लगा वक्त। और नून लीग इस वक्त डेस्परेट है इन इलेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी बिल्कुल कोशिश थी, उन्होंने सरोगेट मेंबर से कराया है और जिस तरीके से ये हुआ है, ये पास हुई है, उस पर तो इनका मुआवजा होना चाहिए मेंबरान का। आप देखें मेंबर बैठे हैं 14, 104 की बजाय 14 और 14 वो फैसला कर रहे हैं। इस तरह तो कल बैठ जाए 20 मेंबर बैठ जाए और करारदाद पास कर दें कि पाकिस्तान कश्मीर इंडिया को दे दे, तो उसमें कहेंगे कि वो पाबंद है। अव्वल तो करारदाद सिर्फ रेजोल्यूशन के पाबंद नहीं, रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट मींस नथिंग एक्सेप्ट के वो जो जिसने वो मूव की होती है। मैं अगर घोड़े पालता हूँ और हॉर्स राइडर्स के हक में एक मूवमेंट में मेंबर हूँ असेंबली का, मैं मूव कर देता हूँ कि घोड़ों की अफजाइश होनी चाहिए, फिर मैं अपनी लॉबी में बैठ के कह सकता हूँ मैंने वो मूव किया था, मैंने करारदाद लाया था। उसके अलावा कोई करारदाद का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं। और इसके अलावा जिस तरह पीटीआई की भी इन्होंने जी कंप्लीट कर लीजिए एतजाज़ साहब। नहीं, पर जिस तरह जिन्होंने इस तरह ये पास किया है उनका खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, मुआवजा होना चाहिए। कि आपने मतलब है मजाक बना रखा है कि ठीक है कोरम पॉइंट आउट होना चाहिए, पर अगर सारे मिले हुए हों, साजिश करके बैठे हों और वो कोरम के बगैर, और कोरम भी जो साफ नजर आता हो, कहाँ 104 कहाँ 14, और 14 में भी भाई मेजॉरिटी उन्होंने पास किया है। कुछ जी हया होनी चाहिए ऐसे मेंबर्स को। नहीं एतजाज़ साहब, अगर सब मिले हुए थे, पीटीआई के भी उसमें कारकुन थे गुरदीप सिंह साहब, तो वो भी कुछ नहीं बोले, तो आपको लगता है कि वो भी, उनका साइलेंस भी बड़ा जो है वो ये बता रहा है कि शायद पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होगा वहां पे? अब मुझे नहीं पता, इस तरह तो वो नवाज शरीफ के भी बैठे हुए थे, पीपल्स पार्टी वाले भी एक साथ बैठे हुए थे। नहीं, उनको तो आप कह रहे हैं फायदा होगा ना डिले से नवाज शरीफ साहब? खामोश रहे। हाँ, नवाज शरीफ को, पर उन्होंने, अब पता नहीं एक बंदा मेंबर बैठा है, वो अगर नवाज शरीफ ने कराना ही हो तो 5-10 और भेज देता, कोरम तो पूरा कर लेता था। सही। एतजाज़ साहब, नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे हैं कि नून लीग हेल बेंट है इलेक्शन को डिले करवाने में, लेकिन एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट भी होता है कि उनके लिए तो ओपन फील्ड है। अब आपने देखा नायली भी रिवर्स हो गई ताहयात, इसके अलावा उनकी वापसी भी हो गई, कैंपेन चलाने के लिए भी उनके पास स्पेस है, तो फिर भी डिले वो चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? मुजम्मिल, जब इलेक्शन का ढोल बजना है ना एक हफ्ते के बाद, तो फिर नवाज शरीफ के साथ कितने लोग हैं फिर पता लगेगा। और नवाज शरीफ को पता है, नवाज शरीफ को एहसास हो गया है कि उसके वो एक जलसा नहीं किया जब से आया उसने, वो पहला जलसा, सारा जोर लगा दिया उन्होंने। हाँ, उतना जोर हर जलसे पे कॉर्नर मीटिंग में तो नहीं लग सकता। ये इनको इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और नवाज शरीफ नोज है, इसलिए नवाज शरीफ चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए। अच्छा, यही वजह है कि उनके उम्मीदवार भी फाइनल नहीं हो पा रहे अब तक, और ना मैनिफेस्टो आ रहा है, ना जलसों का ऐलान हो रहा है? हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा। वो एक हॉल में बैठे हैं, रोज कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे। नहीं तो डिले इज डिले ऑन द कार्ड्स के आपको लगता है कि 8 फरवरी भी हतमी तारीख नहीं है, अब तक ये अनसर्टनिटी क्यों बरकरार है? इसलिए बरकरार है कि ये जिनको जिताना चाहते हैं उनके वोट ही नहीं पूरे हो रहे। सही। वोट उसके पूरे हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं जिसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है।
the only person who's out doing electioneering is this time and wants to face anybody who's in the field is Chairman Bilawal Bhutto. इससे तो वो सूरत हाल याद आ गई वो जो PNA के साथ थी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जीत जाएंगे लेकिन इतने वोट नहीं थे, ये कह रहे हैं आप. शुड वी ड्रॉ अ पैरेलल विद दैट? पैरेलल, यू कैन ड्रॉ अ पैरेलल विद दैट डेफिनेटली. सही. पर अच्छा, उसमें उनके पीछे जो फोर्सेस थे वो अगर शायद इस वक्त भी पीछे हो सकता है उनके. अच्छा एतजाज साहब ये बताइए, वो चलना नहीं है. जी, बीइंग फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी, पीटीआई केसेस सही प्लेट कर रही है? जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि सिर्फ 33 शिकायत हमारे पास आई हैं पीटीआई की तरफ से, इसके अलावा तो वो शिकायत के लिए भी नहीं आते. तो आपको लगता है कि पीटीआई बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक है इलेक्शन कमीशन को लेकर, या स्ट्रैटेजी सही नहीं है, लीगल स्ट्रैटेजी? नहीं, इलेक्शन कमीशन से तो बहुत डिससेटिस्फैक्शन है लोगों की, जेन्युइन डिससेटिस्फैक्शन है. इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई, आप पीटीआई के बंदे किस तरह शिकायतें लाते, शिकायतें करने वाले को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके कागज छीन लेते हैं. सही. आप देखें ना, ये भी एक नई चीज हुई है, ये कभी पहले नहीं सोची, इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन. अब इन हरबों पे जो उतरे हैं और नून इसके सारे के पीछे है, करा एडमिनिस्ट्रेशन से रही है, स्पेशल ब्रांच पुलिस से रही है, वो सिविल कपड़ों में आते हैं और 8 बंदे और तजवीज़ कुनंदा को उठा के ले चले जाते हैं ताकि वो पेश ना हो और उनके पूरे ना हो कागज. वो तो बेचारे छुप रहे हैं, वो किस तरह शिकायतें करेंगे? एतजाज साहब वैसे ये बात हुई है आज, खोसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये बोला है कि उम्मीदवारान को निकलने नहीं दे रहे. चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा जी हैं, तो उन्होंने कहा आप तो मेरे सामने खड़े हैं, आपको तो नहीं पकड़ा. चीफ साहब कुछ देखो, मुझे अब चीफ साहब ने पिछली दफा जो कहा खोसे को के तुमने सरदार क्यों ना कहते हो अपने आप को, उसके नाम का हिस्सा है. और ये मतलब है, आई डोंट नो व्हाई द चीफ जस्टिस इज डूइंग सच थिंग्स, दे आर अननेसेसरी. साथ उनके जो सीनियर प्यूनी जज जो उनके राइट में बैठे होते हैं, ही इज सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सरदार तारिक मसूद. और वो उन्होंने चीफ साहब कुछ मतलब है मेरे से भी यूं ही उन्होंने बात कर दी जो कि मैं नहीं समझता कि ऐसी रेलेवेंट थी या उनके करने की ज़रूरत थी. पर चीफ साहब आई थिंक जो एक्सपेरिमेंट ये हो रही है ना, ओपन कोर्ट की एंड लाइव ट्रांसमिशन की, ये कोई अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि सम जजेस आर स्पीकिंग टू मच इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस. सही. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि इन प्रिंसिपल ये चीज़ ठीक है कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए और 5 साल की जो नाअहली है वो असूलन एक सही फैसला हुआ है. एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक से पहले एतजाज अहसन साहब ये फरमा रहे थे कि पीटीआई को अगर निशान नहीं मिलता तो यकीनन पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए ये डिफ़ीट होगी. तहरीक इंसाफ के जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक़ है तो अब हमने ये देखा कि 10 जनवरी को जो बल्ले के निशान का केस है उसकी समाअत मुकर्रर की गई है. इसके अलावा आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, हामिद खान साहब को अदालत ने तलब किया था और अली ज़फ़र साहब से भी सवाल हुआ हेयरिंग के बाद कि टिकट्स के हवाले से आपने क्या फ़ैसला किया है. उन्होंने ये कहा कि 99% जो टिकट्स हैं वो कन्फर्म हो चुकी हैं रहनुमाओं की, लेकिन इतलात ये भी हैं कि बहुत से लोग नाखुश हैं इस चीज़ से कि जो पहले तयन किया गया था कि कौन कौन से उम्मीदवारान होंगे उस तरह से इस पर अमल नहीं हो रहा. और ये भी कहा गया कि कागजात नामजदगी के हवाले से पीटीआई के जो क्लेम्स हैं इलेक्शन कमीशन उससे एग्री नहीं करता. ईसीपी का कहना यह है कि हमने मेजॉरिटी कैंडिडेट्स के कागजात को एक्सेप्ट किया है, मंजूर किया है. और ये भी सवाल हुआ तहरीक इंसाफ के वकील से कि आप फिर क्या चाहते हैं कि 100% कागजात मंजूर हो जाएं. तो इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं. शुएब साहब काफ़ी अरसे बाद स्क्रीन पर वापस आ रहे हैं, वेलकम बैक. पहला सवाल तो यही करना चाहिए आपसे
आज का जो फैसला है ताहयात नाअहली के हवाले से, आपका ताल्लुक लीगर फ्रेटर्निटी से है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? इन प्रिंसिपल ये ठीक है कि ताहयात नाअहल नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिशियन को? देखिए, एक तो आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है 2 महीने की ब्रेक के बाद एक्सप्रेस वालों ने आज मुझे इस काबिल समझा कि आज के आपके प्रोग्राम में मैं आऊँ। देखें, मैं तो इस पे अपना मौक़िफ़ पीटीआई के बिहाफ पे दे चुका हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये था कि जब ताहयात नाअहली एक सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है, तो जो लॉ अमेंड हुआ है सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट का, वो सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक था। वो एक लाडले को बेनिफिट करने के लिए ये सारे कवानीन बनाए गए और जिसमें से एक कानून ये भी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह करते हुए लाइफ टाइम बैन कर दिया था, तो एक एक्ट के जरिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उससे सुप्रीम कोर्ट ने 12 उस वक्त मेरे से एग्री किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम समीउल्लाह जजमेंट को बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उसको रिव्यू किया जाए, ओवररूल किया जाए या नहीं। दूसरा मेरा राय ये थी कि देखें, 5 साल पहले किसी ने करप्शन की, वो साबित हो गई, बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन प्रूव हो गई। आज भी जिनके पास कोई रसीदें नहीं है, आप उसको 5 साल बाद कहते हैं जी दोबारा आ जाएं वेलकम, 5 साल बाद आपकी नाअहली खत्म, आप दोबारा करप्शन के लिए आपको जायज है और आप करना शुरू कर दें। लेकिन मेरी राय तो ये थी। और दूसरा देखें, अगर कोई उसमें इब्हाम है, फर्ज करो उसके अंदर टाइम बाउंड नहीं दिया, लेकिन एक शख्स जब सादिक व अमीन नहीं रहा, ये डिक्लेरेशन आ गई, वो कैसे आकर के 5 साल बाद आकर कहेगा अब मैं सादिक व अमीन हो गया हूं, मैं दयानतदार हो गया हूं? या इसके ऊपर कोई कोर्ट ऑफ लॉ, इसमें ऊपर कानून बनाने का कोई तरीका पार्लियामेंट को भेज दें, प्रपोजल और सजेशन भेज दें। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट किया था। लेकिन आप उस ताहयात नाअहली को चेंज ना करें, या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी जो है पार्लियामेंट, वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा उसको रिव्यू कर ले, देख ले। आप पार्लियामेंट को वापस सजेशंस के साथ भेज दें। आप उस इब्हाम को इस तरह दूर ना करें कि जनाब चूंकि ताहयात नाअहली की बजाय हम उसको 5 साल कर दें या 1 टाइम कर दें, तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब फैसला नहीं होगा। शोएब साहब, वैसे हिस्टोरिकली यही हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने जब भी किसी ऐसे फैसले की मुखालिफत की है, देखा यह गया है कि फ्यूचर में जाके वो भी उसी का शिकार हो गए। चाहे नैब लॉज की हम बात कर लें, सादिक और अमीन की बात कर लें, अब इसमें अगर आपकी भी ताहयात नाअहलियाँ शुरू हो गई, तब आप सपोर्ट करेंगे इस नोशन को? देखिए, मसला ये नहीं है। जब आप मिसयूज ऑफ लॉ करते हैं या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं, जो भी इदारे, हम तो इस वक्त लॉ की बात कर रहे हैं ना, मिसयूज ऑफ लॉ करना चाहें तो मुझे बताएं गद्दारी के केसेस के कितने मिसयूज हैं, 3 MPO के आर्डर्स के कितने मिसयूज हैं, और उसके साथ साथ पूरे PPC को हमारे ऊपर लागू कर दिया, 200 मुकदमात बना दिए। क्या हम पूरे PPC को तो नहीं खत्म करेंगे ना? हम उन लोगों को खिलाफ एक्शन लें या उन लोगों को तत्हीर करें जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करते हैं या मिसयूज ऑफ लॉ करते हैं। लेकिन ये कहना कि आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो हैं उनको ही खत्म कर दें या एंटी करप्शन लॉज को ही खत्म कर दें, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। अच्छा। आज देखें, वही नैब थी ना, उसी नैब ने जो सजा दिलवाई थी, और फिर आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट का फड्डा तो बाकी है। उनके नाम उन्होंने रसीदें नहीं, कतरी खत भी वापस ले लिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर नवाज शरीफ ने कहा ये है वो रसीदें, वो जराए वो नहीं पेश किए। साथ हुसैन नवाज ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज की बेनिफिशियल ओनर है। ये सारी एडमिशन के बाद भी आज वो बरी हो जाता है। लेकिन बात यह है कि नैब वहां तो जाकर कहता है कि जनाब हमें कोई एतराज नहीं, अपीलें एक्सेप्ट कर लें, हम अपनी अपीलें भी वापस लेते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, इनको इन हिज एब्सेंस इश्तिहारी मुजरिम को भी जमानते प्रोटेक्टिव बेल भी दे दें। वो सारी गैर कानूनी थी। लेकिन जब मिसयूज ऑफ लॉ होना शुरू हो जाए, हाँ किसी के खिलाफ हो, हमारे खिलाफ तो हो रहा है, सिर्फ नैब थोड़ा कर रहा है। मुझे बताएं FIA नैब आज तक ये कहते रहे साइफर में जनाब सजाए मौत होगी, जनाब इसमें तो मुकदमा सजाए मौत का है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटा 2 घंटे आर्गूमेंट सुने, उन्होंने कह दिया कि जनाब ये तो बेलेबल ऑफेंस है। क्या हुआ इनके पास? इसका मतलब ये है कि जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप करने लगे किसी एक शख्स के खिलाफ, तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि नैब लॉ होगा तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, वरना नहीं होगी, फिर भी हो जाती है। आपने जब विक्टिमाइज करना है तो उसके लिए हर हरबा और तरीका इस्तेमाल कर लेना है जो आज इमरान खान कर। शोएब साहब, आप जो है वो न्यूट्रलिटी के हवाले से बिलखसूस तहरीक इंसाफ बहुत से क्लेम्स करती है कि सिस्टम की न्यूट्रलिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 76% कागजात हमने मंजूर कर लिए। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मुझे इल्म नहीं है कि 9 मई के वाक़यात में खान साहब मुलव्विस थे या नहीं। तो ये न्यूट्रलिटी नहीं है?
देखिए, पहली बात तो एक बात वाजे कर दूं कि न्यूट्रलिटी तो खैर खत्म है इनके ऊपर। सारे इदारे एक पेज पे खड़े होकर एक शख्स की दुश्मनी में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को माशी तबाही के दलदल में धकेल दिया। आज आपके पास जो सिचुएशन है, आज से 2 साल पहले बेहतरीन हालत में आपका चलता हुआ मुल्क था, आपने मुल्क को तबाह कर दिया इन लोगों ने, सबने मिलकर। लेकिन कोई न्यूट्रलिटी नहीं है। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूं, इलेक्शन कमीशन, अच्छा, जो फर्स्ट लीडरशिप थी हमारी, सारी की सारी बशमूल मेरे, सबके कागजात रिजेक्ट हुए। और उसके बाद और उसी तरतीब और उसी रफ्तार से हाई कोर्ट्स ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वो हमारे एक्सेप्ट किए। यहां से आप उनका अंदाजा लगा लें, आपका पूरा मीडिया दिखाता रहा। इवन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने लिख के दिया कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों के अंदर बाहर पुलिस उनको छापे मार रही है, उठा रही है, अगवा कर रही है, तशद्दुद कर रही है, और कोई उनको फैसिलिटी नहीं है, और पीटीआई का बंदा सिर्फ कह देना ही काफी है, उनको उठा के ले जाते हैं। आपको पता है ना, वो इम्तियाज साहब नाम का बंदा, उसने कहा किस पार्टी का, उसने कहा पी, उसने पी नाम लिया, अभी पीपल्स पार्टी का था, उसको उठा के ले गए। जब थाने में गए उन्होंने कहा मैं तो पीपल्स पार्टी को, उन्होंने कहा आपने पी का नाम नहीं लेना था, आपने पीपल्स पार्टी लेना था। हम एक पी सुनते हैं और पीटीआई समझ के उठा के ले जाते हैं। अमजद परवेज जो नवाज शरीफ का वकील है, वो जब परवेज लाई के कहा उठा कर गया, उसके साथ सरदार राज़िक हमारा लाहौर हाईकोर्ट और पिंडी बेंच का सदर था, वो जब जाते हैं उसके साथ और वकील भी होते हैं, सबको उठा के ले जाते हैं और जाकर के थाने में बंद कर देते हैं, रात के 8 बजे के बाद छोड़ते हैं। ठीक है शेख साहब, मेरे पास टाइम कम है, आखिरी सवाल आपसे, जो सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से करारदाद मंजूर हुई, पीटीआई के रुकन वहां बैठे हुए थे, खामोश क्यों रहे? उनके खिलाफ उनको शोकाज नोटिस हुआ है, उनके उससे पूछा जा रहा है कि आपने कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की, अच्छा, और आपने क्यों इस पे फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं किया, और उनको शोकाज नोटिस दे दिया गया है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है, हम शदीद उसकी मजम्मत करते हैं कि वहां एक 12 या 13 अफराद बैठे हुए हैं, उन्होंने 104 के हाउस पे उठा करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि पत्थर की लकीर है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक होम्योपैथिक किस्म का दवाइयां लेके बैठा हुआ है। उसने किसी किस्म के हमारे जो ग्रीवेंसेस थे उनको रिड्रेस नहीं किया। एक चिट्ठी लिख देना काफी नहीं होता, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, और उनको मैंने लिख के भी दिया, ज़बानी भी आर्गुमेंट्स किए। आप चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नहीं हटाएंगे तो ये हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनको हटा भी दूंगा तो शायद अगला आएगा वो भी यही काम करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ थे, उनका कहना यही था कि जो ताहियात नाअहली के हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो यही है कि 5 साल बाद किसी ने करप्शन किया है, वो वापस आकर दोबारा से इंतखाब लड़े, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद नून लीग की सियासत के हवाले से डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो आज का फैसला PMLN के लिए, बिलखसूस नवाज शरीफ साहब के लिए खासा खुशाइंद है। उसकी वजह यह है कि तायात नाअहली की जो तलवार लटक रही थी फरवरी के इलेक्शन से पहले, वो अब हट चुकी है, और वो इसीलिए कि जो नाअहली की मुद्दत थी वो 5 साल तय हुई, जिसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी है। तो कहा यही जा सकता है कि उनके लिए अब जो फील्ड है वो खुल चुका है, और साथ साथ जो मसला दरपेश है नून लीग को, वो टिकट्स के हवाले से है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत सा डिस्कॉर्ड है, बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हैं, और कौन से उम्मीदवारान को फ़ाइनल करना है इसके ऊपर भी बहुत सी आरा सामने आ रही हैं जिसको मैनेज करना मुश्किल है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी बिलखसूस बिलावल भुट्टो साहब जब लाहौर आते हैं तो नून लीग को खासी तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। इसी पर हम बात करते हैं। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, आज मिठाई खा ली होगी अब तक आपने वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अच्छा फैसला आया, और इसमें पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो इंश्योर की गई और जमहूरियत को फ़ायदा हुआ। क्योंकि देखें, सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है, लेकिन वो अगर ऐसी तशरीह करते हैं कि जो ना आइन का हिस्सा है और आइन के लिए री राइटिंग या एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाए, तो वो अपने मैंडेट से तजावज़ कर रहे हैं। जो 5 मेंबर बेंच जिसने ताहियात नाअहली की, वो उनका एक मंसूबा था, एक टारगेटिंग करनी थी, और वो उन्होंने उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को सियासत से निकाला। लेकिन आज मियाँ साहब के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के लिए चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म अब बनने के अंदर सिर्फ अवाम के वोट जो हैं वो दरमियान में रह गए हैं, और इंशाल्लाह ताला वो भरपूर तरीके से उनको मिलेंगे और रास्ता जो है वो क्लियर है।
बाकी देखें, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया जिसमें 5 साल की मुद्दत दी गई और सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जो 7 मेंबर बेंच की तशरीह हुई वो उसके मुताबिक हुई। तो ये जमहूरियत के लिए भी बेहतरीन एक फैसला है। और वैसे भी मैं समझता हूं इसका फायदा सिर्फ मियां साहब को नहीं होगा, आने वाले सियासतदान या मौजूदा सियासतदान जो नाअहल करार दे दिए गए हैं उनको भी इसका फायदा होगा। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल एक अच्छा फैसला है जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए। लेकिन जो बल्ले के निशान के हवाले से फैसले का ना होना है वो क्या जमहूरियत के लिए अच्छा है राना साहब? देखें, अगर कोई बेज़ाब्ती है, बेज़ाब्तियां हैं और अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं आप चले और उसके ऊपर आपको जो है वो नॉकआउट किया जाता है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला भी नहीं है। कोई भी कानून साहब, ये तो नाउ यू आर बीइंग इनसेंसिटिव ना। अगर एक बड़ी पार्टी इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर निकल जाएगी तो आपकी लेजिटिमेसी भी क्वेश्चन हो जाएगी ना, उसका फायदा तो आपको भी नहीं होगा। देखिए, ये हमारा फैसला करना नहीं है, ये तो अदालतों का है, ईसीपी का मामला है। किसी के से भी जो है उसका सिंबल नहीं छीनना चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि सबके लिए कानून बराबर हो। ये नहीं हो सकता कि आपका नाम पनामा में ना हो और आपको वजारत उज़्मा से भी निकाल दिया जाए, सदारत से भी निकाल दिया जाए, आपकी पार्टी के ऊपर जो है हर किस्म की बमबारी हो और आपको फारिग कर दिया जाए सियासत से। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप जलाओ घेराव करें और 9 मई के वाकयात करें और आप कहें कि जी मिट्टी डाल लें और आगे चलें। तो कानून देखें, एक बूंद ज्यादा ना किसी के साथ बेइंसाफी होनी चाहिए और एक बूंद कम ना किसी को रिलीफ मिलना चाहिए। राना साहब, ठीक है, ये सेनेट की तरफ से जो करारदाद पास होती है उस पे पीएमएलएन कोई वोकल बात नहीं कर रही, उस तरह से कंडेम भी नहीं कर रही उस तरह से कि डिले इलेक्शन का जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है जमहूरियत के लिए, सियासी प्रोसेस के लिए। तो इस पर खुर्शीद शाह साहब भी ये कह रहे हैं कि शायद कहा गया हो नून लीग को कि इलेक्शन नहीं होने, इसीलिए ना वो सड़कों पे आ रहे हैं, ना जलसे कर रहे हैं, ना कोई एक्टिविटी है, ना कंडेमनेशन है। नहीं, कंडेमनेशन तो हर एंगल से हुई। सेनेटर अफनान ने बड़ा अच्छा पीएमएलएन का मौक़िफ़ दिया। दैट्स द ओनली एग्जांपल। उसके अलावा सीनियर लीडरशिप ने तो कुछ नहीं कहा। नहीं, सीनियर लीडरशिप ने ट्वीट भी किया और हमारा ऑफिशियल हमें जो मैसेज आया वो यही है कि हम 8 फरवरी की डेट के साथ खड़े हैं और इलेक्शन टाइम के अंदर होने चाहिए। इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि मसाइल हैं टिकट्स की तकसीम के हवाले से, इसीलिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म उस तरह से नहीं हो रहा, मुहिम नहीं चल रही। तो ये मसाइल किस वजह से हैं? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर दो राय है पार्टी के अंदर, क्या वजह है? नहीं, देखें, बात ये है, अब जिस तरह मैं भी कैंडिडेट हूं, अभी जब तक मेरा टिकट अनाउंस नहीं होता तो लोग इंतजार करते हैं कि टिकट किसको मिलेगा। जहां कंफ्यूजन है, जहां नहीं कंफ्यूजन वहां कैंपेन स्टार्ट हो गई है, लेकिन जहां कंफ्यूजन है वहां कैंपेन लॉन्च नहीं होती भरपूर तरीके से जब तक टिकट्स फाइनलाइज नहीं होते। तो टिकट्स कल या परसों तक जब फाइनलाइज होंगे तो हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली टिकट्स का मराइल एक बड़ा मुश्किल मराइल होता है जिसके अंदर आप सबको ना 100% सेटिस्फाई कर सकते हैं, लोग नाराज भी होते हैं, आपके अपने लोगों में कंपटीशन होता है और इसमें कह लें कि बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। जहां तक और जमातों भी उनकी भी ख्वाहिशात हैं जो कि वो समझते हैं कि जो पुराने हमारे मुआहदे उनके साथ हैं उसके मुताबिक उनको शेयर मिलना चाहिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो मुकम्मल हो चुका, 99% ये मुकम्मल हो चुका है और ये कल इसके बहुत इम्कानात हैं कि कल पार्टी जो है लीडरशिप टिकट्स की अनाउंसमेंट कर देगी कल की डेट में। तो लोधरा में क्या पार्टी फेस कर रही है? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के अगेंस्ट कहा जा रहा है कि अब्दुर्रहमान कांजू साहब का कोई मसला है, वो कह रहे हैं कि मैं आज़ाद लड़ूंगा, पार्टी बैक नहीं कर रही उनको। देखिए, हर जगह पे लोगों की, इंडिविजुअल्स की ख्वाहिशात हैं और पार्टी की जो मामलात हैं दूसरी जमातों के साथ वो भी हैं, पार्टी के इंटरनल इश्यूज भी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो बैलेंस करनी पड़ती हैं। ये खाली लोधरा में नहीं, हर शहर में छोटे मोटे मसाइल होते हैं। किसी एक सीट पे 10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कोई अपना हल्का चेंज करना चाहता है, कोई देयर आर मल्टीपल इश्यूज जो चल रहे होते हैं टिकटिंग के ऊपर, कोई चाहता है कि 2 टिकटें मिल जाएं। तो दे आर इन चीज़ों के ऊपर पार्टी को फाइनल फिर फैसले करने होते हैं, लोग नाराज भी होते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होंगे। राना एहसान बतौर एक कारकुन गालिबन वो सपोर्ट करेंगे क्या नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी और को, या आपको भी लगता है कि
हमारा तो यूनानिमस फैसला है पार्टी का कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफा के वजीर आजम हैं। इस फैसले पे हम खड़े हैं। अब अगर कोई अभी तो यही है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस वक्त। अच्छा, तो मतलब अगर इस केस के अंदर नाअहली केस में फैसला ये ना आता तो फिर शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट ना करते उसके बाद? नहीं, फिर तो अगर देखें, फिर तो अगर ऐसा होता तो फिर हम दोबारा सोच विचार करते। जावेद लतीफ साहब ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं हो सकता। नहीं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं, तो जो वजीर आजम बन चुका हो वो डेफिनेटली दोबारा भी बन सकता है, वो कैंडिडेट बनता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के ऊपर तो शहबाज शरीफ को भी 100% वो एतमाद उन्होंने शो किया है कि वही चौथी दफा के वजीर आजम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि हल्के की सियासत के अंदर बहुत से लोग इस उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे होते हैं कि टिकट हमें मिलेगा, और अपने मुखालिफिन के हवाले से उनके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम में हमने ताहियात नाअहली के हवाले से बात की, जिसका यकीनन नवाज शरीफ साहब को भी फ़ायदा होगा। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है, बिलखसूस बल्ले के निशान का जो मुस्तकबिल है, वो अब भी ये कहा जा सकता है कि कंफर्म नहीं है कि आया तहरीक इंसाफ इंतखाबात में किस निशान के साथ जाती है। 10 तारीख को इस केस की समाअत होगी और तमाम नज़रें इस केस के ऊपर हैं। उसकी वजह यह है कि एक बड़ी सियासी जमात अगर सिस्टम से बाहर जाती है तो क्या बाकी जमातें भी उससे मुस्तफ़ीद होंगी, या इलेक्शन का प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा, जिसकी तरफ इशारा पीपल्स पार्टी भी करती रही है। और अब देखना यह है कि इस केस के अंदर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है या नहीं, क्योंकि अगर 10 तारीख की जो डेट है ये गुजरती है और बल्ले के निशान का फ़ैसला नहीं होता तो यकीनन ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन के हवाले से ख़बर कोई अच्छी नहीं है। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।